तो न्यूमेरिकल्स ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पिछले 2 दिनों से ऑलरेडी चल रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले का नहीं देखा हो तो मैं यही बताना चाहूंगा, वीडियो को बंद करो और पहले का देखो, क्योंकि ये सब टॉपिक अभी जो लोग क्लास में बच्चे उन लोग बता भी रहे हैं, दिमाग का खेल ही नहीं है। वेव ऑप्टिक्स के आप जो आपका सिलेबस बच गया 12th का, उसमें कहीं पर भी आपको दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं है। फॉर्मूला ठीक से याद हो और प्रैक्टिस हो तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो खींच लेंगे। और इसमें 2 पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें ये जो लोग क्लास में बता, लेंस मेकर से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड बुक का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन्ड इज 0.6 सेंटीमीटर when light of wavelength 4000 angstrom is used, full stop. If the distance between the screen and the slit is reduced to half, what should be the wavelength of light used to obtain fringes 0.0045 meter wide? जो फॉर्मूला, जैसा फॉर्मूला याद है वहां से काम जो है वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है आईडीएससी आप लोग पीछे अपना देख के बना सकते हैं, दिमाग नहीं लगा करके पीछे डायग्राम फॉर्मूलाज देख करके बना सकते हो। फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा होता है ना, ये बीटा दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर। और वाईडीएससी का क्वेश्चन है केस 1 में, ये केस 1 है, 2 अलग अलग केस है। इसका वेवलेंथ दिया हुआ लाइट का 4800 एंगस्ट्रॉम, जिसके मदद से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ठीक है, अच्छा इसका डी, स्मॉल डी, ये क्या होता है, स्मॉल डी क्या डायग्राम में, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डी को डी ही मान देते हैं, और कैपिटल डी था स्लिट और स्क्रीन के बीच का, तो इसको कैपिटल डी ही मानते हैं पहले केस में। ओके, ठीक है, तो हमारा इसमें फॉर्मूला था फ्रिंज विड्थ का, क्या फॉर्मूला डिराइव करके निकाला गया था, बोलो कितना है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अच्छा, परसों एक चीज, कल के प्रूफिंग में एक चीज और बताई गई थी कि इस बार आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं आ रहा है बोर्ड्स के एग्जाम में, सिर्फ फ्रिंज विड्थ तक आ रहा है। ये सिक्का का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि तुम डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ तक पहुंच ही नहीं सकते। जो लोग वीडियो देखे होंगे चाहे खुद से पढ़े होंगे, बिना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस बनता ही नहीं, तो मिला करके ही है। बट क्वेश्चन ज्यादा हम लोग फ्रिंज विड्थ का ही करेंगे। तो केस 1 में दिस 0.6 सेंटीमीटर में है, तो इसको अभी लिखते हैं 6 × 10 की पावर -3 हुआ ना, मीटर में किया तो, और लैम्डा है 4800 एंगस्ट्रॉम, तो 4.8 × 10 की पावर -7 हो गया लगता है। 4800 है, एंगस्ट्रॉम में कितना था, 10 का पावर -10 ना, और ये 3 इधर से मैनेज किए, -7 × कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ओके, तो इससे ये कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का वैल्यू, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का वैल्यू कितना हो गया, 6 × 10 की पावर -3 बाई 4.8 × 10 की पावर -7 ना, कितना हो गया ये, 6 × 10 की पावर 4 हुआ, 4 नीचे 4.8, ये यूनिट लेस, इसको रहने देते हैं, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं, क्योंकि केस 2 का काम है। केस 2 में फिर से हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ, अब लैम्डा डैश निकालना है, लैम्डा डैश निकालना है, और व्हाट शुड द वेवलेंथ ऑब्टेन फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है इस बार फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है दूसरे वाले केस में, लैम्डा डैश निकालना है। तो बीटा डैश और स्मॉल डी और कैपिटल डी के बारे में कुछ बता रहा है क्या, हाँ बता रहा है, मतलब ये नहीं होगा ये, है ना, ऐसे लैम्डा डैश बराबर बीटा डैश डी डैश बाई डी डैश होगा, है ना। ये बीटा डैश इज गिवन 0.0045, मतलब कितना हुआ ये 45 × 10 की पावर -4, क्या है ना। और डी डैश कुछ दे रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट भी, कैपिटल डी के बारे में कुछ नहीं बताया, है ना, तो ये दिस इज ओनली डी बाई 2, और कैपिटल डी के बारे में नहीं बताया, मतलब कैपिटल डी जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, ये परसों में बता दें, फोर्सेस लॉ ऑफ मोशन नहीं है, टॉर्क का कैलकुलेशन नहीं है, बस फॉर्मूला भेजो, फॉर्मूला ठीक से रटा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन बना लो। इंटू 10 की पावर -4/2 इंटू ए, डी बाई डी यहाँ निकाले थे, इसका उल्टा है,
है ना, सब उल्टा आ रहा है, तो 4.8/6 इंटू 10⁴ लैम्डा डैश कितना हो गया बताओ फिर। ये 0.8 बार में कट गया, ये 0.4 बार में कट गया। 45 इंटू 0.4 18 होता है, और 10 का पावर कुछ बच गया, कितना -8 और 0.18 इंटू 10 का पावर -10 हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, गलत लिख दिए। 1800 ठीक है। 18 इंटू 10 का पावर मतलब ये कितना हो गया है, बस इतना ही। 18 इंटू 10 का पावर -8 मीटर। आंसर शायद एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ हो तो वो देख लेते हैं। गलत आ गया, 72 आ गया कहीं, कुछ 4 छूट गया क्या कहीं? Distance between the screen and the slit दिया आपका small d सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ किया गया, कैपिटल डी को बाय 2 किया गया। हाँ, डी डैश डी ही रह गया, कैपिटल डी डैश जो है वो d/2 हो गया। अब बताओ कितना हुआ है? 45 10 की पावर -4 इंटू 2 इंटू ये फिर उल्टा हो गया, फिर से 4.8/6 इंटू 10 की पावर 4। अब बताओ कितना हुआ? 3 15 15 4 64 72 हुआ ये। 15 इंटू 4.8 72 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, या फिर 7200 इंटू 10 की पावर -10 लिख सकते हैं इसको। हाँ लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इसीलिए लिखे हैं। मन नहीं है तो मत लिखो, लेकिन क्वेश्चन एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है। इसको एंगस्ट्रॉन में बनाने के लिए 7200 एंगस्ट्रॉन का हमने यूज किया। पूरा आउट एंड आउट थ्रू आउट फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला किसको कितना याद रह रहा है उसी पर, यही चैप्टर नहीं, इसका जो अगला वाला है वो भी बिल्कुल फॉर्मूला पर बेस्ड रहेगा। सबका आगे क्या क्या है? इन YDSE द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 स्लिट जो होता है उसका आधा करनी है, और डिस्टेंस कैपिटल डी को डबल करके फ्रिंज विड्थ कितना रहेगा? बीटा बराबर क्या होता है? फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है ना। अब नया वाला पूछ रहा है, वेवलेंथ के वाला कुछ नहीं बोला, मतलब वो उतना ही रह गया। डी कितना हो गया? 2D, और स्मॉल डी d/2 कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा d/d, मतलब बीटा डैश बराबर कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, आगे इसी बार का है, दिस इज नीट 2020, यही क्वेश्चन है मेडिकल 2020। टॉपिक देख के जाओगे कहां से क्वेश्चन लड़ेगा तब तो परीक्षा निकलेगा, सिर्फ ऐसे नहीं सोचने पर नहीं निकल पाएगा एग्जाम, है ना। टॉर्क का क्वेश्चन और YDSE का क्वेश्चन में अंतर है। टॉर्क इज अ टफ टॉपिक, YDSE इज अ सिंपल टॉपिक। अगर फॉर्मूला याद है तो बना लोगे। डॉक्टर बनने से मतलब रखो नॉन मैथ्स वाले को, फिजिक्स सीख के तुमको करना ही क्या है, मतलब हर बार यही बताता हूँ क्लास में। मैथ्स वाले को भी तुम लोग फिजिक्स सीख के कर ही क्या लोगे? अंत में नहीं करना है, उसके बाद फिजिक्स का 1 पैसा का काम नहीं है। परीक्षा निकालने का स्ट्रैटेजी बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस चैप्टर का सबसे मतलब ज्यादा बार मेनी टाइम्स बोर्ड्स के एग्जाम में आया हुआ है और मतलब आता ही रहता है ये क्वेश्चन। कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, केस 1 केस 1 में वेवलेंथ दिया तो 400 नैनोमीटर। एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा हो, सेकंड मिनिमा हो, थर्ड मिनिमा हो, उससे मतलब नहीं, क्योंकि एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हमने याद किया है। एंगुलर विड्थ का क्या फॉर्मूला याद किए हैं? क्या था? लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब इसको फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा से करना क्या है ना? लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये थीटा वाज गिवन कितना? 0.15 ना, कितना? 0.1 सॉरी, 0.2 डिग्री। लैम्डा इज
400 नैनोमीटर है और स्मॉल डी, ठीक है। तो फिर स्मॉल डी बराबर कितना हो गया? स्मॉल डी बराबर 400 नैनोमीटर बाय 0.2 डिग्री, ठीक है। पहला केस एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। केस टू में इंटायर apparatus को कहां पुट कर दिया? पानी में। यहीं से वेव ऑप्टिक्स छोड़ो, रे ऑप्टिक्स यहीं से स्टार्ट हुआ था। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, 9th क्लास का फिजिक्स यही कहता है कि लाइट का वेवलेंथ जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। चाहे तुमको रे ऑप्टिक्स लगाना है, वेव ऑप्टिक्स लगाना है, जो लगाना है, यही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो नया वाला जो वेवलेंथ है इसका फॉर्मूला डिराइव करके बताओ कैसे निकलता है। ओरिजिनल वाला वेवलेंथ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दिस इज लैम्डा। ये सब नहीं याद है तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। 400 नैनोमीटर बाय म्यू का है 4/3, सो दिस इज लाइक लैम्डा डैश इज 300 नैनोमीटर। और अब हमें क्या निकालना है? अभी एंगुलर विड्थ ही निकालना है। एंगुलर विड्थ थीटा डैश निकालना है। लैम्डा डैश चेंज हो गया, डी नहीं चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में नहीं बोला है, तुमसे जब पूछा जाए मेंस में, नीट में, तो हो सकता है चेंज हो जाए। इस क्वेश्चन में तो नहीं हो रहा। तुमसे थीटा डैश पूछा जा रहा है, लैम्डा डैश 300 ये नैनोमीटर में आ रहा है, और स्मॉल डी तुमने निकाला है 400 नैनोमीटर में इंटू 0.2 डिग्री में। नैनोमीटर कट जाता है। सो दिस इज लाइक कितना हो गया? दिस इज 0.75 into 0.2, this is like 0.15 डिग्री में आंसर है। और ये एनसीईआरटी का है, मेनी टाइम्स बोर्ड्स का है, और पिछले साल नीट का है। दिस इज नीट 2019, ये मेडिकल 2019 का क्वेश्चन है। और मेडिकल वाले लोग देखो, वाईडीएससी से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यही मेंस वाले लोग को भी अभी दिखाता हूँ, वाईडीएससी में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स है ही डायरेक्ट वाली बात। फिर से वही लेक्चर है। मान लो कि तुमको समझ में नहीं आया चैप्टर, तो जाने दो, फॉर्मूला किसी तरह से रफ करके डायग्राम के साथ याद करो, क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अब फॉर्मूला ही भूल गए तो थोड़ी है कि तुम इसमें इक्विलिब्रियम सेटअप करके आंसर ले आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ग्रीन, रेड एंड ब्लू लाइट, वन कलर एट अ टाइम, एंड फ्रिंज विड्थ्स रिकॉर्डेड आर बीटा जी, बीटा आर, बीटा ब्लू रेस्पेक्टिवली। देन ऑर्डर पहचानना है कौन सही कौन गलत, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ पर ही दिख रहा है ना। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कितना था? लैम्डा डी, ऊपर कैपिटल डी ना, नहीं, ऊपर स्मॉल डी पे कैपिटल डी, ऊपर स्मॉल डी। तो अभी 3 बार लिखो, अभी गलत बता रहे हो। फ्रिंज विड्थ कम से कम रटो। फ्रिंज विड्थ पहले भी इंपॉर्टेंट था, और इस बार तो सिलेबस काट के बोला है केवल फ्रिंज विड्थ ही पढ़ के जाना, लेकिन आप ऐसे मत पढ़ के जाना जैसे कॉपी में पढ़ाया। अब इस क्वेश्चन में डी का वाला कुछ बताया नहीं है, बताता तो सोचते। इसके बारे में जब बात नहीं हो रहा तो बीटा सीधा सीधी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? वेवलेंथ के। विबग्योर छोटे क्लास में पढ़े हैं हम लोग, विबग्योर छोटे क्लास में पढ़े हैं हम लोग, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और वेवलेंथ ऊपर की तरफ बढ़ता है ना। तो सबसे ज्यादा रेड का है, फिर ग्रीन का है, फिर ब्लू का है। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा रेड का हुआ, फिर ग्रीन का हुआ, फिर बीटा ब्लू का हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आईटी 2012 का एकदम रिसेंट का है। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, सब क्वेश्चन मेंस एडवांस में भी 1-2 बार एकदम रिसेंट पे एकदम ऐसे ही सेम टू सेम बस पूछा है। वेवलेंथ से फ्रिंज विड्थ मिला लो कितना होगा। तो एकदम ध्यान से वेव ऑप्टिक्स को थोड़ा रखने का प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, इन वाईडीएससी द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड, बार बार एक ही टॉपिक, फ्रिंज विड्थ भयंकर बार आ रहा है। केस 1, विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है। 6000 एंगस्ट्रॉम, इस फ्रिंज विड्थ इज 2 मिलीमीटर, मतलब 2 × 10 की पावर -3। आपने मिलीमीटर में छोड़ दो, आंसर को मिलीमीटर में ही कर लिया जाएगा क्या, ठीक है। और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा बराबर क्या था? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो उससे कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बराबर कितना होगा? कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज बीटा बाय लैम्डा। क्या? कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बराबर बीटा बाय लैम्डा। बीटा इज
कितना था 2 मिलीमीटर में, और दिस इज 6000 ये एंगस्ट्रॉन में। ये हो गया, कहानी खत्म। केस 2 अभी बताया था, कड़ी है रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का। जैसे ही लाइट का कोई कॉन्सेप्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट अपना क्या चेंज कर लेता है, लाइट जो अपना वेवलेंथ चेंज कर लेता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। यही समरी, लैम्डा डैश इज लैम्डा बाय म्यू। तो लैम्डा कितना था भैया, 6000 था ना, 6000 एंगस्ट्रॉन बाय म्यू, फिर 4/3 हो गया, वो 4500 हुआ। 4500 एंगस्ट्रॉन ना, और डी बाई डी तो सेम रह गया। तुमसे बीटा डैश पूछ रहा, नया वाला बीटा डैश एकदम एनसीईआरटी का है, बहुत बार आया है, इसी रेंज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बीटा डैश इज कितना हो गया, बीटा डैश इज लैम्डा डैश, बट कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है का मतलब वो सेम है, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लैम्डा डैश बस चेंज हुआ 4500, और ये एंगस्ट्रॉन में है, और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी तुमने निकाला था 2 मिलीमीटर में था, और 6000 एंगस्ट्रॉन में था। ऐसे एंगस्ट्रॉन कट जाता, 1 2 हो जाता, और 45 गुना तो 90/60 1.5 हो गया, और मिलीमीटर में आंसर हो गया। यूनिट कन्वर्ट करने का झमेला हो गया, 1.5 मिलीमीटर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। ज्यादा कैलकुलेशन में मत उलझो, कैलकुलेशन बचा के करो। तो YDSE का न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैंपियन क्वेश्चन, गेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है YDSE, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी का है, मेन 17 का है, एडवांस 16 का है, नीट में कई बार बोर्ड्स में कई बार पूछा जा चुका है। मेन क्वेश्चन है, रिपीट होने का पूरी चांसेस है। क्वेश्चन क्या रहा है, बीम ऑफ लाइट है, 2 अलग अलग वेवलेंथ से YDSE कर रहे हैं, ठीक है। एक बार 650 नैनोमीटर वाले एक लाइट के साथ कर रहे हैं, और एक बार 520 नैनोमीटर वाले लाइट से हम लोग YDSE एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो स्लिट 1 S1 और S2 से निकलने वाला लाइट नहीं है, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट स्टार्टिंग में शुरुआत वाला जो लाइट रहता है, वो एक बार 650 वाले से यहाँ YDSE कर लिया गया, और एक बार 520 वाले से YDSE कर लिया गया, ठीक है। दोनों से ही 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा से कुछ दूरी पर ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है। पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ, इसमें एलसीएम मैथ्स का 4th क्लास का कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। मिनिमम डिस्टेंस बताना है सेंटर से, जहां से दोनों वेवलेंथ के वजह से जो ब्राइट स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वो कोइंसाइड कर जाए, वो बताना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से बताओ। 650 नैनोमीटर वाला लाइट से YDSE कर लिया, और सेंटर से ऐसा अगर सेंटर है, जो लोग क्लास रेगुलर किए तो यहाँ पर ब्लैक और बीच में व्हाइट बन रहा है। 520 वाले से भी कर लिए तो ऐसा ही ब्राइट ब्लैक बनता रह गया। पूछ रहा है सेंटर से मिनिमम कितने दूरी पर 2 अलग अलग वेवलेंथ का जो ब्राइट स्पॉट है वो कोइंसाइड कर जाए, वो पूछा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस पर, ठीक है। बड़ा बेहतरीन मैथ्स का छोटे क्लास का 4th क्लास का एलसीएम का क्वेश्चन भी इसको माना जा सकता है, एलसीएम भी इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन पहले तो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ही। ब्राइट फ्रिंज का बात बोला, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला बताओ कितना था ब्राइट वाले का, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, y का फॉर्मूला, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम y n लैम्डा d बाय स्मॉल d है ना। इस कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस, इसका प्रूफिंग करवा दिया गया है, आएगा भी एग्जाम में, जरूर से देख लेना, ठीक है। अब 2 अलग अलग कर रहे हैं ना, 2 अलग अलग है, तो एक का ये जो y होगा y1 मान लेते हैं, तो दैट विल बी n1 लैम्डा 1 d बाई डी, और इधर वाले का मतलब दूसरे वाले वेवलेंथ का y2 नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या लिखा जाए, y डैश लिख देते हैं ना, y1 y2 तो नाम होता, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, इसका y डैश माने y डैश इज n2 लैम्डा 2 d बाई स्मॉल d, ठीक है। एक चीज इसमें मदद किया हुआ इस क्वेश्चन में कि कैपिटल डी और स्मॉल डी के बारे में कुछ बताया नहीं है, इसका मतलब है YDSE में वो जो कैपिटल डी और स्मॉल डी है, जो अलग अलग वेव से माने हैं, वो सेम रह गया है, ठीक है। और ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मैथ की बातें है। कोइंसाइड करने का मतलब क्या हो गया कि सेंटर से वो जो y का डिस्टेंस है वो बराबर रह गया, तभी कोइंसाइड करेगा। क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा, पूछ रहा मिनिमम कितना डिस्टेंस पर करेगा, मतलब कई बार कर सकता है, पहली बार जहां पर करेगा वो बताना है तुम्हें,
ठीक है। और कोइंसाइड करने का मतलब है कि ये और ये सेंटर से बराबर दूरी पर है, अपना अपना डायग्राम देख लोगे भाई डीएसी का। क्वेश्चन के हिसाब से कोइंसाइड कर रहा है मतलब ये बराबरी पर है, तो n1 लैम्डा 1 दिया हुआ था, कितना था 650 नैनोमीटर को रहने देते हैं, d बाई स्मॉल डी, ये कोइंसाइड कर जा रहा है, तो n2 लैम्डा 2 दिया हुआ था 520 d बाई डी इज इक्वल टू होगा, क्योंकि दोनों का y बराबर दूरी पर होगा सेंट्रल मैक्सिमा से, तभी तो कोइंसाइड करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये देखोगे यहाँ पर थोड़ा फायदा वाला बात है कि ये डी और ये डी कट जाएगा, और अब इसमें मैथ्स की बात होगी, एलसीएम की, छोटे क्लास की बात है, ठीक है। कितना वेरिएबल है, इक्वेशन कितना है, एक है, सॉल्व नहीं हो सकता है, हजारों करोड़ों आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन प्रूफ करता है कि कई जगह पर दोनों का ब्राइट फील्ड जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा। तुमसे पहली बार पूछा है कब होगा, एलसीएम निकालना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब बचपन का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप भी भूल गए होंगे, मैं भी भूल गया हूं, लेकिन कॉमन सेंस से देखो तो ये तुम्हें पता चल जाएगा। क्या n1 और n2 का वैल्यू रखा जाए कि दोनों बराबर हो जाए, एलसीएम निकालना है, 13 के टेबल में हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे कट गया, ये 4 और ये 5, ठीक है। हाँ, तो यहां से पता चल रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ n1 मतलब 5 बार n1 और 4 टाइम्स अगर n2 का कर दो, अरे ना 650 को 4 बार, नहीं क्या हो गया, थोड़ा गलती हो गई, एक सेकंड, यही था ना, ये तो कट गया, तो n1 इंटू 650 इसकल टू n2 इंटू 520 है ना, ये 4 बार में n1 का वैल्यू 4 और n2 का वैल्यू 5, 6500 गुना 4 कितना होता है, कर लो, 65 इंटू 4, इतना सोच के बोलोगे 2600, और 52 गुना 5 260, 2600, मतलब जो अभी तुम कर रहे थे वही बात है, मतलब 650 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 520 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये बराबर आएगा। ये पहली बार है, 8-10 में भी हो जाता, 12-15 में भी हो जाता, यही तो एलसीएम है, 16 और 25 में भी हो जाता, 20 और, समझ ही रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, कई बार होता है, लेकिन पहली बार कब होगा, पहली बार तब होगा जब ये 650 का n4 हो और ये 520 का n5 हो, यही पहली बार होगा जब दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा। अच्छा है कि समझ रहे हो डेटा के साथ क्यों एग्जाम में रिपीट कर रहा है, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू दे दो तो उसका एलसीएम निकलेगा नहीं, पॉइंट पॉइंट पे आ जाएगा, फिर ये वैल्यू ही ऐसा देगा जो थोड़ा कट है, बढ़िया से सेटअप होकर के। तो ये 4-5, तो इसका 4 इसका 5 से बात हमारा बन जाएगा। तो उनसे पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, अब डिस्टेंस से पूछा हुआ था, अगर ये वाला कैलकुलेशन कर रहे हो, अब यही ना डिस्टेंस है, y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, अगर यहां से आंसर निकाल रहे हो तो 4 रख के निकालना पड़ेगा, और अगर यहां से आंसर निकाल रहे हो तो 5 रख के निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर कट बात। तो इसमें थोड़ा कैपिटल डी और स्मॉल डी का वैल्यू भी दिया हुआ था, जो कि मैं निकाल दिया नहीं, कैपिटल डी इसमें 120 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसमें ये डेटा ही भूल गया मैंने, टेक कैपिटल डी बराबर 120 सेंटीमीटर, देना भूल क्या गया था, इसमें मेन कॉन्सेप्ट उसमें था नहीं, मेन ये वाला है, कितने बार में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में कट जाएगा, बाकी तो वैल्यू डाल देंगे। और स्मॉल डी 2 मिलीमीटर दिया हुआ, और y का वैल्यू पूछा हुआ, अगर इधर से कर रहे हो तो 4 वाले के साथ बनाना पड़ेगा, और इधर के साथ कर रहे हो तो 5 वाले के साथ, आंसर सेम आएगा, तभी तो है एलसीएम का कमाल ये, ठीक है, कर लो, मैं इधर वाले से कर रहा हूँ, सेम ही आंसर आएगा कहीं से भी। सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 4 650, कैपिटल डी 120 सेंटीमीटर में बात हो रही है, तो ये करना पड़ेगा कन्वर्ट हमें, ये इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं, बाई स्मॉल डी मिलीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -1 ना, ठीक है, कितना हो गया बताओ, कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 130 गुना 12 1556, 65 दूनी 130, इसको भी ऊपर कर लेते हैं, 2 इंटू 650 इंटू 120 इंटू 10 है ना, हो गया, तो कितना हो गया ये हो गया 1300 इंटू 120 इंटू 10, 13 गुना 12 होता है 156, और 1 2 3 4 जीरो ना, 1 2 3 4 जीरो, और ये किसमें आ गया हमारा, ये सब हमारा
सेंटीमीटर में आ गया, बहुत ज्यादा आंसर हो गया, इतना ज्यादा तो थोड़ा डेटा गलत पड़ गया वगैरह क्या। लेंथ का मीटर में नीचे का दोनों सेंटीमीटर में लिया है। ओ हाँ, थोड़ा सही बात है, सब थोड़ा यहाँ इसका ये थोड़ा यूनिट कन्वर्जन में थोड़ा गलती हो गया। ये सब ठीक हो गया, सब सेंटीमीटर में किए, बट यहाँ गड़बड़ हो गया, जो 650 लिए हो वो नैनोमीटर में रह गया, तो ये थोड़ा गलती हो गया। तो इंटू कर लो, तो सेंटीमीटर में नहीं आ रहा, हम लोग सेंटीमीटर में बना रहे हैं, तो 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? पहले कितना मीटर होता है ये बताओ? -9 मीटर, और हम लोग सेंटीमीटर में बना रहे हैं। -7 कर लो, 7 जीरो घटाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 0.156 सेंटीमीटर, और अब इसको मिलीमीटर में करना है तो शायद 1.56 होगा, कितना आ जाएगा? 1.56 होगा ना, 1.56 मिलीमीटर है इसको समझना आंसर, एकदम आना है एग्जाम में, ठीक है। इसमें कहाँ गलती हो जाता है हर बार बच्चों, तो देख रहे हो यहाँ पर जो मैं गलती कर रहा था वही वाला गलती होता है। इसको काटकुट नहीं करना है, एलसीएम निकालना है, कितने बार में ये बराबर आ जाएगा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, या तो इसका 4 लेके कैलकुलेशन करो या फिर इसका 5 लेके, आंसर सेम आएगा। और ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर पहली बार दोनों का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर जाता है। तुमसे एग्जाम में दोनों का डार्क फ्रिंज कहाँ कोइंसाइड करता है, पहली बार ये पूछ सकता है, बट वो जनरली नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि पहला डार्क फ्रिंज सेंटर पे बनता है, तो फिर पहला डार्क फ्रिंज कहां पर कोइंसाइड करेगा, तो सेंटर है, बार बार आंसर होगा, तो वो क्वेश्चन ही नहीं बना। अभी दिमाग में आप लोग मुझे लोग अभी सोच रहे होंगे कि ब्राइट वाला हमसे पूछा है, डार्क वाला पूछ सकता, पूछ ही नहीं सकता, सेंटर पर ही वो बार बार आएगा, तो आज कैलकुलेट क्या करोगे, सेंटर पर तो 0 ही आंसर होगा, है ना। तो ये भी नहीं पूछ सकता कि पहला ब्राइट और पहला डार्क कहां पे कोइंसाइड करेगा, क्योंकि पहला डार्क सेंटर ही पर बनता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन हर बार ब्राइट से ब्राइट ही पूछता है, और डेटा भी सेम रख करके पूछता है, और कई बार पहले पूछा जा चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली दोबारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो YDSC का न्यूमेरिकल का पार्ट 1 हो गया, इसमें हमें 1-2 क्लास और लग जाएगा, इसमें बहुत सारा कंसेप्चुअल टॉपिक भी है, बहुत सारे टॉपिक कोविड के लेकर के जो सिलेबस काटा हुआ है, कटने के बाद भी YDSC में हमें बहुत टाइम लगने वाला है इस चैप्टर को खत्म करने, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।